आपके तरफ आएंगे तो सर वेलकम एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। चाचा की चाल, महागठबंधन से ताल। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम हल्ला बोल में बिहार के उस चाचा की बात करेंगे जिसने भतीजे की पूरी सियासी विरासत पर एक झटके से हाथ साफ कर लिया था एक वक्त। अब चाचा की बत्ती गुल है, भतीजे की सियासत फुल है। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। ये मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरों के बीच में हुई है। मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने एक्स पर लिखा कि पहले ये बात तय थी कि उपेंद्र कुशवाहा को एक लोकसभा सीट और बिहार में विधान परिषद की एक सीट दी जाएगी। विनोद तावड़े ने लिखा कि उपेंद्र कुशवाहा ने भरोसा दिलाया है कि वो प्रतिबद्ध रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक्स पर लिखा कि विनोद तावड़े से बिहार की 40 सीटों पर एनडीए की जीत की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिली, जीतन राम मांझी भी एक सीट पर लड़ेंगे, लेकिन पशुपति पारस को बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दिया है, जिसके बाद उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। दरअसल पिछले चुनाव में चिराग और पशुपति पारस साथ थे। तब लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि रामविलास पासवान की ओरिजिनल पार्टी थी, उस एलजेपी को बीजेपी ने 6 सीटें दी थी। सभी पर एलजेपी की जीत हुई थी। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश के विरोध में सुर अलापना शुरू किया। इसी साल उनके पिता यानी रामविलास पासवान का निधन हो गया था। जून 2021 में चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। उन्होंने रामविलास पासवान के निधन के बाद 2021 से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। उसके बाद एलजेपी में विभाजन हो गया। तब 6 सांसदों वाली लोजपा के 5 सांसदों को पारस अपने गुट में कर लेते हैं, यानी चाचा ने 5 सांसदों को अपनी तरफ कर लिया। चिराग पासवान अकेले थकेले पड़ गए। अपनी पार्टी के इकलौते सांसद होने के बाद भी चिराग पासवान मोदी सरकार के साथ रहे और सरकार को बाहर से समर्थन देते रहे। उधर पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री पद मिल गया था, यानी चाचा ने तब बाजी मार ली थी। जब पशुपति पारस को बीजेपी ने एक भी सीट इस बार लोकसभा के पहले नहीं दिया, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और नाराजगी जाहिर की है। उधर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की भी खबर थी, लेकिन विनोद तावड़े ने मुलाकात की है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि वो महागठबंधन में जा सकते हैं, यानी खबर ये आ रही है कि चाचा जो नाराज हो चुके हैं, इधर इस्तीफा भी दे चुके हैं, वो अब सीधे दामन थाम सकते हैं आरजेडी के साथ लड़ने का, महागठबंधन का। तेज प्रताप यादव ने उन्हें न्योता भी दे डाला है। अब आपको बताते हैं कि एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तो तय हो गया, लेकिन महागठबंधन में पेच क्यों फंसा है। सूत्र बता रहे हैं 5 सीटों पर अभी बात नहीं बन पा रही है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। भतीजा बम बम है, चेहरा दमक रहा है, तो चाचा बेदम है, चेहरा बुझा बुझा सा है। बीजेपी ने चाचा पशुपति को पराया किया और भतीजे चिराग को अपनाया, तो भतीजे ने चाचा को इमोशनल आईना दिखाया। फिर हैरान परेशान चाचा भी समझ गए कि हाथ जोड़ने का रास्ता तो बचा नहीं, साथ छोड़ना ही ठीक रहेगा। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और नाराजगी भी जाहिर की। और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। मेरे पिता के जाने के बाद वो ही मेरे पिता के स्थान पर थे, और जैसे मेरे पिता ने पार्टी को हर बुरे अच्छे दिनों में परिवार को, पार्टी को संजो के रखा, ये जिम्मेदारी उनके जाने के बाद उन्हीं की थी। मैं मानता हूं संभवतः अगर मुझसे भी कोई गलती कभी हुई हो तो आप बड़े थे ना, आप मुझे समझा सकते थे, आप बैठा सकते थे। भाई की विरासत से भतीजे को बेदखल करने वाले चाचा पशुपति ऐन चुनाव से पहले एनडीए की सियासत से बेदखल कर दिए गए। अब जेडीयू कह रही है कि बीजेपी से पूछिए, और बीजेपी कह रही है कि अवसर हर किसी को मिलता है, समझौता करना होगा। ये हमारे तो नहीं थे, हमारे कहाँ गठबंधन में बने, वो तो बीजेपी के थे ना। इस सवाल का जवाब तो बीजेपी के लोग उचित देंगे कि बिहार के अंदर नए जनरेशन को अवसर मिले। आज हमारे पार्टी के अंदर ही देखिए एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो थोड़ा सा जो अभिभावक हैं वो नए लोगों को आशीर्वाद भी दें और मिला के चलें,
इससे आने वाला भविष्य बेहतर भी बनेगा। तो क्या पशुपति पारस बीजेपी के दांव का शिकार हो गए? लेकिन ये भाजपा वो जो यूज एंड थ्रो पेन है ना, उससे भी बुरा संगठन पशुपति पारस जी के माध्यम से एलजेपी तोड़वा लिया, सांसद ले लिए। अब चुनाव आया तो चिराग जी के साथ समझौता कर दिया, पशुपति जी को छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया। पहले तो नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए विधानसभा के चुनाव में चिराग का इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने चचा को, पशुपति जी को इस्तेमाल किया, उनको मंत्री बना दिया, इनको घर से बेघर भी कर दिया चिराग जी को। अब भतीजे चिराग मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार में एनडीए की चिराग जलाएंगे, तो चाचा क्या करेंगे? क्या महागठबंधन से हाथ मिलाएंगे? जब आरजेडी से यह सवाल पूछा गया तो कई तरह के जवाब मिले। शिवानंद तिवारी ने पशुपति पारस को आईना दिखाने में देर नहीं लगाई, लेकिन तेज प्रताप यादव ने पशुपति पारस को न्योता दे दिया। उसके बाद पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि एनडीए छोड़ेंगे तब फैसला होगा। में तो नाइंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे? एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। पारस जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, पर एनडीए में भी हैं, सटा करके उनको लात मारा गया, ऐसा उनका कहना है। पीठ में छुरा भोंका गया। इससे पहले उनके दल को 2 टुकड़ों में तब्दील किया गया था, एक को सटाया गया था, एक को हटाया गया था, फिर एक को सटाया गया, फिर एक को हटाया गया है। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि पशुपति पारस को पता है कि देश में मोदी नाम की हवा चल रही है, लिहाजा महागठबंधन में जाने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या इससे नुकसान नहीं होगा और वो महागठबंधन के खेमे में जाते हैं? नहीं, देखिए वो भी जानते हैं कि पूरे देश में हवा चल रही है नरेंद्र मोदी जी का। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, चाचा को कुछ नहीं मिला। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिली है, लेकिन वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। उधर महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। कोई भी हमसे नाराज नहीं है, बिहार की जनता हमसे राजी है, तो जब जनता राजी है तो सब राजी है। जो भी सहयोगी हैं बीजेपी के साथ, एनडीए में सीट बंटवारा भले फाइनल हो गया हो, लेकिन नाराजगी सहयोगी दलों के नेताओं में है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज बताए जा रहे हैं, खबरें आ रही है। आदरणीय मांझी जी को 1 सीट देकर सल्टा दिया गया, 2 रोटी की मांग करते थे वो। पीएम मोदी के 400 वाले टारगेट के लिए बिहार की 40 सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। पिछली बार एनडीए को 39 सीटें मिली थी, लेकिन चुनौतियां ना पिछली बार कम थी, ना ही इस बार। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। चरण सिंह सापरा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सराफ साहब, जो कि प्रवक्ता हैं आरएलजेपी के, उस गुट के जो कि चाचा के पास है। अब आप लोग देखिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए चाचा समझ लीजिए, चाचा वाला हिस्सा पशुपति पारस का हिस्सा, जो कि संजय सराफ साहब है, और ये है भतीजे वाला हिस्सा, यानी चिराग पासवान, जिनका नाम आपने सुना होगा। अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता है एलजेपी। रामविलास, जो इलेक्शन कमीशन से इनको नाम मिला था, उनके पिता की विरासत को संभालते हुए। सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि अभी मुझे बीजेपी के मेहमान का इंतजार करना है, सापरा साहब, आप लोगों की सीट शेयरिंग वहां हो ही नहीं पाई है, क्यों मामला इस तरह से लटका रहे हैं? इन्होंने तो अनाउंसमेंट्स भी कर दी, अभी से ही तैयारी भी कर रहे हैं। 40 सीटों की बात है। एक बार नंबर्स हम अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह से ये फॉर्मूला एनडीए का सापरा साहब निकल गया है। डेट वाइज भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए 17, 16, 5 पर एलजेपी चिराग पासवान का जो हिस्सा है, 7 फेसेस में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो जहां पर 80 सीटें हैं, 40 सीटें बिहार की, या फिर 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, इन तीनों राज्यों में 7 चरणों में मतदान होना है। इसीलिए हम आपको एरिया वाइज दिखा रहे हैं कहां कहां पर कब वोटिंग होगी। 19 अप्रैल से जो शुरुआत हो रही है, वहां से लेकर 1 जून आखिरी तारीख तक वोटिंग की, 7वें फेज की वोटिंग तक सभी जगहों पर यहां पर वोटिंग होनी है। ये दिखाते हुए सापरा साहब बताइए, आखिर क्यों आप लोग इतना डिले कर रहे हैं? चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, आपकी सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। अंजना जी, कोई बात नहीं, ये डिले नहीं हो रहा है, ये संवाद हो रहा है, यहाँ कोई विवाद नहीं है। ये एको आ रहा है, एको निकाल दीजिए जी। तो जहां पर संवाद होता है वहां पर हो सकता है कि 2-3 दिन ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से बिहार के अंदर हमारे जो
महागठबंधन है, हमारे इसमें कोई विवाद नहीं है, वो चंद दिनों में आ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज तो हमने देखा एनडीए के अंदर किस तरह से पशुपति पारस जी ने आज नाराजगी अपनी जताई है, किस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने तो वफादारी निभाई है और मेरे से धोखा हुआ है। तो ये क्या इसका इफेक्ट वो चुनाव के अंदर में नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी, अगर आप बिहार में कह रहे हैं कि सीटें इन्होंने ऐलान कर दिया, तो क्या महाराष्ट्र में इनकी सीटें ऐलान हो गई है? वहां पर भी तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है ना। तो ये एक दौर चल रहा है जिसके अंदर चर्चा हो रही है और चर्चा के बाद में निश्चित रूप से 2-4 दिनों में सीटें जाहिर हो जाएंगी कि कौन, आरजेडी कितना लड़ेगी, कांग्रेस कितना लड़ेगी, हमारे और सहयोगी दल कितना लड़ेंगे। उसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर भी हम तकरीबन आखिरी चरण पर पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि 2 दिन के अंदर महाराष्ट्र का भी ऐलान हो जाए कि शिवसेना कितनी सीटें लड़ेगी, एनसीपी कितनी और कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लड़ेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो हमने आज देखा है, जिस तरह से राज ठाकरे आज अमित शाह को मिले हैं, यानी मनसे को भारतीय जनता पार्टी अपने मन से लगा रही है। जिसे वो वोट कटुआ कह रहे थे, जिसे वो कहते दूर दूर भागते थे, उसी को अपने नजदीक ले रहे हैं। यानी ये कितनी बड़ी मजबूरी, लाचारी और कमजोरी नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की कि उन्हें इतना डर लग रहा है महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी से कि महाविकास आघाड़ी हमारे आगे जा रही है। तो राज ठाकरे को भी ले रहे, जिसका 0.3% सिर्फ लोग, ये जो अभी विधानसभा हुए थे 2019 में, उसके अंदर 0.3% वोट उनको मिला था। उनका 1 एमएलए था और मुंबई के अंदर मात्र 6 उनके काउंसलर थे, पूना के अंदर 10 काउंसलर थे, नासिक के अंदर 7 काउंसलर थे। यानी उस राज ठाकरे को, जिस राज ठाकरे ने या उसकी पार्टी ने उत्तर भारतीयों को गलियाया, उनको सड़कों पर पीटा, बिहार के लोगों को, उत्तर भारत के लोगों को, उन्हीं को अपने साथ ले रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा क्या? जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसका उत्तर नहीं देना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार को जब वहां की जनता ये सवाल पूछेगी, उस राज ठाकरे को अपनी गोद में बिठा रहे हो, जिसने उत्तर भारतीयों को पीटा है, गलियाया है, उसी को गले लगा रहे हो, तो उत्तर तो देना पड़ेगा ना अंजना जी। हाँ, तो इसीलिए क्या सुप्रिया सुले से लेकर अन्य लोग जो उनको न्योता दे रहे थे कि महाविकास आघाड़ी में आ जाइए राज ठाकरे को, तब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने उत्तर भारतीयों को गाली दी, क्या किया? नहीं, सुप्रिया सुले जी ने कब न्योता दिया ये मुझे नहीं पता है। ये आप अभी बता रहे हैं, ये मेरे लिए ये हमारी पहली हेडलाइन है। उद्धव गुट ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की है, चरण सिंह सापरा साहब। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बिहार पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप मुंबई में पूरा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को ज्यादा देखते हैं, लेकिन बिहार पर हमारी चर्चा है। तो दोनों मुद्दों पर आपका जवाब सुधांशु जी। एक तो वो राज ठाकरे पर आपको घेर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। सुधांशु जी, आप लोग जरा समझाइए, आप लोगों का ये सिस्टम चलता कैसे है? कहीं पर चाचा, कहीं भतीजा, अब मतलब पार्टियों को भी तोड़ रहे हैं, परिवारों में भी अलग अलग कर रहे हैं। कोई पसंद आ, कभी चाचा पसंद आ गए तो उनको इधर कर लिया, अब भतीजे अच्छे लग रहे हैं तो भतीजे को आपने इधर कर लिया, चाचा को एकदम आउट कर दिया। क्या मामला है ये? देखिए, वो मामला जिसको आप मामला कह रही हैं अंजना जी, आप ही के चैनल के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट किया था, हमने किसी को नहीं तोड़ा। एनसीपी और शिवसेना एक पुत्र मोह में टूटी, एक पुत्री मोह में टूटी, तो पुत्र और पुत्री मोह ने तोड़ा, किसी और ने नहीं तोड़ा। तो वो मामला तो एकदम शीशे की तरह स्पष्ट है। मगर अभी हम चरण सिंह सापरा जी की बात सुन रहे थे तो मुझे एलजेपी कैसे टूटी जी? एलजेपी ये किस मोह में टूटी? वो भी बिल्कुल साफ बात कहता हूं। देखिए एलजेपी के अंदर एक पारिवारिक विषय था और हर चीज यथार्थ पे होती है कि संगठन का यथार्थ क्या था और जन सामान्य के बीच चुनाव का यथार्थ क्या था। हमने जो भी निर्णय लिया है वो जमीनी फीडबैक और कई राउंड ऑफ सर्वे और हमारी पार्टी का जो फीडबैक था उसके आधार के ऊपर नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि सभी को कम से कम उस यथार्थ को समझना चाहिए जो पार्टी के संगठन का यथार्थ। मान लीजिए उस समय पशुपति पारस जी के पक्ष में था, तो आज जमीनी यथार्थ कुछ और है, तो दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। परंतु अभी चरण सिंह सापरा जी जो बोल रहे थे अंजना जी, मुझे लगा भैया जी भावनाओं में बह के कुछ ज्यादा बोल गए। ये आपके आंध्र प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री क्या बोले थे बिहार वालों के बारे में, दिमाग से निकल गए? तो आपके हैं, ये किसी उसको नहीं है जिसको आप बुला रहे हैं। पहले तो आपने कहा आपको पता ही नहीं है कि सुप्रिया सुले जी क्या कह रही, चलो कोई बात नहीं, वो हम आपको छूट देते हैं उतना। ये डीएमके वाले क्या बोले थे उत्तर भारतीयों के लिए, बिहार वालों के लिए? इतनी खराब बात बोले थे कि यहां पर ये काम करने के लिए ही आते हैं।
मतलब हम किसी काम को छोटा और बड़ा नहीं कह रहे हैं, मगर यह कहना वो जिस भाव से कहा गया था कि वो आकर यहां टॉयलेट साफ करें, इस ढंग की बात की आप बात करते हैं। और आप तो भाई साहब उस पार्टी के हैं जिसके भैया जी यानी राहुल जी ये बोल गए थे कि जब से वो दक्षिण भारत में वायनाड गए तब से उनको वास्तविक राजनीति समझ में आ रही है, उत्तर भारत में तो सब कुछ सतही होता है। तो वो सतह से धरातल में ऐसे आए हैं कि वो अर्श से फर्श पर आ गए हैं, अब वो आकाश से सतह पर ही आ गए हैं बिल्कुल। और तब वो ऐसी बात बोले थे। और आपके तो एक नेता कर्नाटक की ये बोले कि उत्तर भारत से तो दक्षिण भारत को अलग हो जाना चाहिए। ये तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं मान्यवर। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप तो उन भैया जी की पार्टी के हैं जो भैया जी भावनाओं में बह के क्या क्या बोल जाते। खैर कल क्या बोल गए थे शक्ति वो छोड़िए, मैंने तो सिर्फ उत्तर दक्षिण हिंदी तमिल बिहार यूपी उसको लेकर जो कुछ बोला है वो बिल्कुल यथार्थ है। हाँ, जहां तक हमारा पक्ष है मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विराट परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहा है और देश का जन सामान्य हर व्यक्ति जो थोड़ा भी विवेक और बुद्धि रखता है वो उस विराट परिवर्तन के साथ आगे आना चाह रहा है राष्ट्र की मुख्य धारा में। अब यह निर्णय होगा कि कौन आएगा, सहयोग करते, कौन किस भूमिका में रहेगा, क्या रहेगा, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। पर यह इस भाव को तो निश्चित परिलक्षित कर रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है। एक दौर था जब आपने उनको अलग थलग करने की कोशिश की थी और आज मोदी जी ने दिखाया है कि मंजिलों की जुस्तजू में मैं अकेला ही चला था, लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज कारवां सिर्फ दलों के हिसाब से नहीं, आज कारवां सिर्फ नेताओं के हिसाब से नहीं, आज कारवां सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के हिसाब से नहीं जो सबसे बड़ी पार्टी है। आज कारवां सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे अधिक जन समर्थन पाने वाले लोगों और भारतीय मूल के विदेश में बैठे हुए लोगों के वैश्विक स्तर पर आज 76% रेटिंग है मॉर्निंग कंसल्टेंस में। यानी जमीन से लेके और दुनिया तक वो कारवां कितना जुड़ गया है मोदी जी के साथ वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सुधांशु जी, के लिए समझ वाली दृष्टि चाहिए। सुधांशु वो जी, हिंदुत्व की शक्ति को हटाने वाली दृष्टि नहीं चाहिए बल्कि युक्ति वाली दृष्टि चाहिए। चाचा में कुछ तो आपने देखा होगा तभी पिछली बार अपनी तरफ किया होगा ना, और चिराग पासवान को अलग थलग छोड़ दिया था। वो कई बार बताते भी थे कि कोविड मुझे हो गया था, उनके पिता की मृत्यु के बाद उनको घर से कैसे निकाला गया, कुछ तो आपने चाचा में देखा होगा तब। अब अचानक क्या हुआ कि वो एकदम ही आपको पॉलिटिकली यूजलेस दिख रहे हैं? तभी तो क्योंकि महागठबंधन में उनको न्योता मिल रहा है। हो सकता है हाजीपुर सीट से ही वो निर्दलीय या फिर आरजेडी किसी के टिकट पर लड़ जाए चिराग पासवान के सामने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में सभी के मान सम्मान और स्वाभिमान का पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर कोई उनके बीच के घर के अंदर का विवाद था तो वो उनका पारिवारिक विवाद था, घर में किसने किसको रखा, किसने किसको निकाला। परंतु अगर ये आप देखें तो चिराग पासवान जी का जो आज का बयान है वो तो जो आपके चैनल पर भी दिखाया जा रहा है उसमें वो साफ कह रहे हैं ना कि मेरे पिताजी के जाने के बाद तो पिताजी की जगह वही थे। तो इस ढंग की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि उसके परिवार के अंदर क्या सौहार्द था, क्या विवाद था, ये नितांत अंदरूनी मामला। राजनीतिक स्तर पर हमें देखते हैं कि तब मान लीजिए सांसद उनके साथ थे तो पार्टी ने उस विषय पे ध्यान दिया। आज हमें जन समर्थन जहां लग रहा है उसके अनुसार तो मुझे लगता है परिवार के सदस्यों को भी राजनीतिक यथार्थ के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वाह और अपनी भूमिका के पुनरावलोकन यानी रिविजिटिंग ऑफ देयर रोल के बारे में भी विचार करना चाहिए। चाचा को पसंद करके अरविंद जी जब चिराग जी को पूरी भतीजे को चिराग पासवान को पूरी तरह से, एक बार इसके बाद आ रही हूं सर, जब पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना वो लव एक तरफ एंड रिजेक्शन एक तरफ, लेकिन रिजेक्शन से बड़ा अच्छे तरीके से चिराग पासवान ने डील किया। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक वक्त पर उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने 5 सीटें कबूल कर ली। अब चाचा अगर सामने खड़े हो गए आरजेडी के टिकट पर तो क्या करेंगे? चाचा को तो देश की जनता भी माफ नहीं करेगी और बिहार की जनता तो खासतौर से माफ नहीं करेगी, न किया है उनको। बिकॉज जिस वक्त में उनको बड़े होने के फर्ज निभाने थे, एक पुत्र का पिता का स्वर्गवास हुआ, उस वक्त इन्होंने ये किया, वो फर्ज नहीं निभाया। तो सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल राजनीति का। किसके कहने पे किया चाचा ने? किसके कहने पे, इसका जवाब कौन देगा? ये तो इन्वेस्टिगेशन चला। हमने कहा, हमें पता चला राजनीतिक सत्ता लोलुपता की कंपल्शन में आके चाचा ने ये काम किया। इनको ये लगा कि हम तो सत्ता परमानेंट हमारे पास रह जाएगी। ऐसा कभी होता है? क्या परिणाम आज दिख रहा है? आज उनकी क्या मानसिक स्थिति होगी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं? ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी माफ नहीं करेंगे। जो व्यवहार उन्होंने उनके पुत्र के साथ किया, ये तो पुत्र की हिम्मत है, ये तो पुत्र को दाद देनी चाहिए कि उसने मेहनत करके एक प्लेटफॉर्म बना के अपनी ताकत का लोहा मनवाया। और सुधांशु जी ने सही कहा कि ग्राउंड रिपोर्ट आती है। और माफ करना, लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लिए लड़ती हैं,
और सत्ता में होता है नंबर गेम, और नंबर गेम होता है ग्राउंड से विनेबिलिटी। ये सारी असेसमेंट की बात होता है, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन मैं दिल से ये बात कहता हूं कि चाचा को न देश की जनता माफ करेगी, न स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने माफ किया है, और यही बीजेपी ने किया है कि उन्होंने माफ नहीं किया, इसलिए ये असर हुआ। संजय सराफ साहब, आपका चेहरा जितना उतरा हुआ है वैसा ही हाल अभी पशुपति पारस का भी हो चुका है बिहार में, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ग्राउंड पर ज्यादा इस वक्त प्रभाव चिराग का दिख रहा है, इसीलिए बीजेपी विनिंग साइड पर गई है। दाव खेला है भतीजे पे इस बार। आरजेडी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, मैं उसमें बीच में नहीं आऊं। अंजना जी, आप मेरे को बोलने दे दीजिए। वाजपेयी जी ने कुछ चीजें गलत बोली, मैं उसको क्लियर कर दूं। राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है। हमारे आदरणीय सुधांशु जी ने क्लियर बोला, परिवार और राजनीति नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ मसला दूसरा था। 2020 में जब चिराग जी 133 सीट पर लड़ने के लिए गए, पशुपति पारस जी बिहार प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट थे, इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बिहार प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट से पशुपति पारस जी को हटा दिया, और हटाने के बाद खुद इंचार्ज बन गए। बिहार प्रदेश के भी नेशनल प्रेसिडेंट के साथ साथ इंचार्ज बन गए बिहार प्रदेश के प्रेसिडेंट, और साथ में एक ही बात की कि 133 सीट में मैं 40 सीट लाऊंगा। उसके बाद नीतीश जी को गाली निकालने लगे, और पारस जी ने यही बोला कि आप नीतीश जी को क्या बोल रहे हैं, हर वक्त जेल भरूंगा जेल भरूंगा। नीतीश जी 6 बार सीएम बने हैं, अगर वो हार भी जाते हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी का ऊपर हाथ है, वो दिल्ली में जाके और कोई मंत्री बनेंगे। हमें अपना काद बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी बात। लेकिन ये माने नहीं। इनके दोस्त यार जो थे, वायरस ग्रुप साथ में था, उस वायरस ग्रुप की वजह से। नहीं तो हम चिराग जी की इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है 3 साल में, जो हकीकत में दिख रहा है। वहां पर हम कह रहे हैं कि उन्होंने मेहनत की और दिख भी रहा है, लेकिन जो हकीकत है, जो फैक्ट्स है, वो गलत बोल रहे हैं वाजपेयी जी। पारस जी ने कोई पार्टी नहीं तोड़ी, पार्टी प्रैक्टिकल शेप में अगर तोड़ी, चिराग जी ने तोड़ी, और उसके बाद में मीडिया में आके बोला मेरे को चाचा ने निकाला। कहां तोड़ी पार्टी? 19 में इलेक्शन होना था, 20 में इलेक्शन होना था, 19 में जब पासवान साहब जिंदा थे, ये नॉमिनेटेड बन गए। नॉमिनेटेड 1 साल के लिए बन गए, क्योंकि 15 से 20 का इलेक्शन था। उसके बाद में 20 के बाद अच्छा ठीक है, अब देखिए पुराना दुखड़ा और ये पारिवारिक आप लोगों का दुखड़ा सुन के कोई क्या करेगा? ये बताइए ना कि अब तो एनडीए ने, एक सेकंड सुनिए ना, एनडीए ने तो आपको सीट दी नहीं है ना, टिकट तो मिला नहीं। अब क्या करेंगे मिस्टर पारस? चाचा जी क्या करेंगे? अभी तक तो मंत्री वाला मजा ले रहे थे, नहीं अब ठीक क्या है। इलेक्शन देखिए, पॉलिटिकल नहीं मजा लेने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है। मंत्री वाला मजा ही नहीं ले रहे थे, सब लोगों के बीच में जा भी रहे थे, और आप वहां से फिगर फैक्ट्स भी निकाल सकते हैं। सर्वे अगर वहां से हुआ है, सर्वे हमारे यहां से भी हुआ है। हम तो खुलकर नेशनल चैनल पर बने, देश की सबसे नंबर 1 चैनल पर मैं खुलकर बोल रहा हूं, उसने मेहनत की, तो मेहनत यहां पर भी हुई है। ऐसा नहीं है मेहनत यहां पर नहीं हुआ है। हमारे पास 5 संसद थे, एक एमएलसी हमारा हाजीपुर से जीत के आ गया। ऐसे तो हवा में कोई जीत इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या महागठबंधन में जाएंगे? कुछ तो बताइए संजय सराफ साहब, या आपको भी भनक नहीं है? नहीं बनक की बात नहीं, ऑफकोर्स। लेकिन आज अपने हाजी आज पटना चले गए हैं यहाँ से, दिल्ली से। कल उनकी अपने कैडर के साथ मीटिंग है, जो इकाई है पूरी बिहार प्रदेश की, उनसे साथ मीटिंग के बाद में फाइनलाइज हो जाएगा क्या स्थिति रहेगी, कैसे लड़ेंगे। और खबर इस वक्त आ रही है, 1 सेकंड आपको रोक रही हूं। महाराष्ट्र को लेकर एनडीए की बैठक कल होने वाली है, और माना यह जा रहा है कि लगभग 20 सीटों पर सहमति बन गई है कि किसे कहां पर लड़ना है। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, 80% सीटें यानी 20 सीटों पर फैसला हो गया है। 20 सीटें जो कि बीजेपी की तरफ होंगी, 80% सीटों पर जानकारी, मतलब एक कंसेंसस बन गया है। कल ये बैठक होनी है। वैसे महाराष्ट्र में भी कम पेच नहीं है आपके लिए। दिखाइए भाई, सुधांशु जी को दिखाइए। वहां भी एक चाचा भतीजा आपने अलग किया है, वहां भी एक भतीजे आपकी तरफ है, अजित पवार। क्या होने वाला है सर? कैसे संभालिएगा? सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। सुधांशु जी देखिए, जैसे आपने देखा कि बिहार को तमाम लोग कह रहे थे बड़ा जटिल है और बड़ी परिस्थितियां हैं, परंतु उसका एक सहज समाधान निकाल लिया। महाराष्ट्र में भी आप निश्चिंत रहिए कि इससे पहले कि ये महाविकास आघाड़ी वाले अपना समाधान निकाल पाएंगे, उनको पीछे करते हुए
हम लोग उनसे आगे नजर आएंगे और इन चीजों का सही कारण यह है कि देखिए कई बार होता है, ऐसी बात नहीं है कि अलग अलग मतभेद होते हैं, सबका अपना अलग व्यू होता है, अलग अलग पार्टियों का अलग व्यू होता है, परंतु समाधान तब निकलता है जबकि एक सर्वमान्य अप्रोच सबके अंदर होती है। जैसे नीतियों को लेकर और नेतृत्व को लेकर और नियत को लेकर, इन तीन चीजों को लेकर हमारे किसी भी गठबंधन सहयोगी में महाराष्ट्र में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी की देश के लिए नियति और जो हमारी नीतियां हैं, तो मुझे लगता है उसके बाद जो भी बातें रहती हैं वो केवल टेक्निकल रहती हैं और टेक्निकल चीजों का एक्चुअल समाधान निकालने की पूरी व्यवस्था तर्क संगत आधार पे, युक्ति संगत आधार पे और सबके सम्मानजनक स्थितियों को ध्यान में एक और भतीजे की फोटो हम दिखा रहे हैं सुधांशु जी, एक और भतीजे की फोटो दिखा रहे हैं, बाला साहब के भतीजे की, जिनकी आज मुलाकात हुई है गृह मंत्री से। तो सब भतीजों को खूब टारगेट कर रहे हैं आजकल आप लोग, राज्य दर राज्य। नहीं, देखिए हमारे साथ जो भी भतीजे हैं वो सब सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। भतीजों की समस्या दूसरी जगह बड़ी समस्याजनक है। जैसे आप याद करिए यूपी में भी एक बुआ और भतीजे का गठबंधन हुआ था, तो बुआ को भी रास नहीं आया, भतीजे को भी नाश नहीं आया। तो आपको याद हो बंगाल में भी ये बुआ भतीजा है, तो भाई लखनऊ वाली बुआ जी को थोड़ा पहले समझ में आ गया था कि भतीजा उनके लिए समस्या है। अब कलकत्ते वाली बुआ जी का सगा भतीजा है, देखें क्या होता है आने वाले टाइम में। तो इस पे निर्भर नहीं करता है कौन चाचा है, कौन भतीजा है, कौन बुआ है, कौन भतीजा है। इस पे निर्भर करता है कौन किस नियत से किसके साथ और कहां खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में जो जहां खड़ा है उसे स्पष्ट रूप से यह पता है कि वो देश में एक सकारात्मक योगदान देने के लिए खड़ा है। इस कारण से हम सही सकारात्मक समाधान निकालने में सफल होते हैं। हम आपस में घमासान की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देते। अब देखिए सापरा साहब, सुप्रिया सुले, रोहित पवार, दो नाम जिन्होंने खुलकर न्योता दिया था राज ठाकरे को, इसके बावजूद वो उधर जा रहे हैं। और बिहार की आप यथास्थिति देख लीजिए ना, पशुपति पारस भी लास्ट तक वेट करते रहे, वो उम्मीद से थे कि शायद उनको 1-2 सीट मिल जाए तो वो भी इधर आए। सब ये मान रहे हैं कि विनिंग साइड इधर है और उधर रहने की कवायद में लगे हुए हैं। चाहे चिराग पासवान भी एक वक्त पर हो रहा था कि हो सकता है तेजस्वी यादव के बुलावे पर जाए, लेकिन बात जब लोकसभा चुनावों की आती है तो सारे एनडीए का हिस्सा बनने के लिए आतुर दिख रहे हैं। राज्य दर राज्य ये दिख रहा है, नीतीश बाबू ऐसे ही चले गए। सापरा साहब देखिए, विनिंग साइड तो ये लोकतंत्र के अंदर जनता तय करती है, ये हम टीवी चैनल पर बैठ करके तय नहीं कर सकते हैं। जहां तक आपने ये सारे अभी डिस्कशन की बात है, मैं आपको बता दूं कि देश की जनता भी ये देख रही है, अगर पशुपति पारस वाला मामला है या जेजेपी वाला मामला है या किस तरह से इन्होंने एनसीपी के 2 फाड़ किए या फिर शिवसेना के 2 फाड़ किए। शिवसेना के एक विधायक ने तो सोशल मीडिया पर कह दिया था 50 खोखे सब कुछ होके खोखे सरकार, ये तो टैगलाइन बन गई थी महाराष्ट्र के अंदर। तो मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी की जो ये पॉलिसी है यूज एंड थ्रो की, ये टिश्यू पेपर के जैसे वापरते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं, ये देश की जनता भी देख रही है और छोटी पार्टियों को इसका एहसास भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो ये रूप है, इसका नुकसान भी बीजेपी को आने वाले चुनाव के अंदर होगा। ये सिर्फ ये ना सोचे कि ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं और बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, ये इस तरह का नारा ये सिर्फ रेटोरिक बन करके रह जाएगा। धरातल पर ऐसी कोई बात नहीं है। धरातल पर तो जनता के मुद्दे हैं, धरातल पर तो महंगाई की मार्ग वाला मुद्दा है कि आज महंगाई क्यों बढ़ गई है। यह मुद्दा है कि क्या मोदी जी कहते हैं 400 पार, क्या आप जो डीजल पेट्रोल है वो 100 रुपए से नीचे करके 35 रुपए पे ला सकते हैं जो आपका वादा था? डीजल क्या 35 रुपए हो सकता है? कर सकते हैं क्या? एलपीजी गैस जो है वो आप 1000 रुपए पर ले गए हो, उसे 450 पर ले आइए ना। कब लाएंगे? अगर नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण आजकल चल रहे हैं उनके शक्ति पर, तो उनकी शक्ति से पेट्रोल डीजल के भाव भी कम होने चाहिए, एलपीजी के भाव कम होने चाहिए, जीवन आवश्यक वस्तुओं के भाव कम होने चाहिए। आज जो देश के अंदर समस्या है, जो आर्थिक विषमता है, या जो किसानों के साथ इन्होंने वादे किए थे, आय दुगनी करने का वादा किया था, या फिर इन्होंने जो देश के नौजवानों के साथ वादा किया था, ये अग्निवीर क्यों लेकर के आए हैं? भाई अग्निवीर तो युवा चाहता ही नहीं है। तो ये तमाम सारे जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों पर ये चर्चा नहीं करना चाहते, ध्यान भटकाना चाहते हैं और ध्यान भटकाकर और अपने रेटोरिक्स और अपने भाषण और जुमले दे करके ये इस चुनाव को आगे ले जाना चाहते हैं।
ठीक है सुधांशु जी, देखिए सीट शेयरिंग वो कह रहे हैं आज ना कल हो ही जाएगा और ये सभी बातें पुरानी रह जाएंगी। असल में जब ग्राउंड में उतरेंगे तो मुद्दों पर लड़ाई होगी। ये लोग तो चाचा ने दगा दिया, भतीजे ने दगा दिया, ये सब कह सकते हैं, लेकिन आप क्या कहिएगा? कई मुद्दों को वो उठा रहे हैं और आप लोग शक्ति और सनातन को पकड़े हुए हैं, कैसे आगे बढ़ेगा? मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। सापरा जी ने कहा कि हम यूज एंड थ्रो करते हैं। मान्यवर, ये बताइए, आज हम सबसे बड़ी पार्टी हैं बिहार में, इसके बावजूद हम 17 सीट लड़ रहे हैं और 23 एनडीए सहयोगियों को दी है। ये बताइए, क्या हम उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय कर रहे हैं? और मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वही बिहार है जहां 1995 में जब समता पार्टी गठबंधन हुआ था, उसकी 7 सीटें थी बिहार विधानसभा में और हमारी 42। इसके बावजूद जो 96 का लोकसभा हम लड़े थे, तो हमने अपने से बराबर की सीटें उनसे दी थी। तब झारखंड भी इसका हिस्सा था और पूरे 15 साल लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था, परंतु हमने नीतीश कुमार जी को सीएम बनाया था। हम यथार्थ पे चलते हैं। हमने मायावती जी को समर्थन दिया था, पहली बार याद करिए 67 उनके थे, 178 हमारे थे। दक्षिण में हमने जेडीएस का जब सरकार बनाई तो 84 हमारे थे, 40 उनके थे। हम दूसरे को आगे रखते हैं, ईमानदारी से आगे रखते हैं और आज तक भी आगे रखा हुआ है। इसलिए यह बात आपकी तथ्यों के आधार पर सही नहीं लगती। अब आपने मुद्दे की बात कही तो मैं चरण सिंह सापरा जी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं, इससे महंगाई की दर कितनी है? 5.09% और आरबीआई का कहना है कि 5% से नीचे बहुत हेल्दी होती है ना, 5% के आसपास तक ले आए हैं। आज बेरोजगारी की दर क्या है? 3.1%। 2018 के बाद सबसे बेहतर स्थिति में, यानी कोविड के बाद हम बिल्कुल स्टेबल स्थिति में आ रहे हैं। विकास की दर क्या है? 7.2%, जो G7 और G20 कंट्रीज में सबसे ऊपर है। जो आपने यथार्थ कहा, तो मैं यह भी बताना चाहता हूं मान्यवर, इस समय कोविड भी झेला, रशिया यूक्रेन वॉर भी झेला और उसके बावजूद समस्त G7 और G20 कंट्रीज में भारत सबसे बेहतर स्थिति में है। और मैं दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूं, आज विश्व का यथार्थ क्या है? अमेरिका के 2 बड़े बैंक, न्यूयॉर्क सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक डूब गए। भारत में कोई बैंक डूबा क्या? चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्टर हो गई। आज 40% रियल एस्टेट की कंपनियां चाइना में डिफॉल्टर हैं। ये मैंने चाइना और अमेरिका के उदाहरण दिए, दुनिया की 2 सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियों को। ये पाकिस्तान और श्रीलंका में उल्टे पलटे जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है अलग बात है। इस विपरीत परिस्थितियों में मोदी जी के नेतृत्व में जिस कुशलता, जिस क्षमता के साथ भारत की अर्थनीति आगे बढ़ रही है, वो प्रेजवर्दी है। और आपने कहा सबकी बात, देखिए विचार क्या होता है, सिर्फ किसानों को ही दिया ऐसा नहीं। आप किसान की बात करते थे, मोदी जी ने कहा मछुआरा भी तो किसान है, दूध वाला भी तो किसान है। फिर उनकी दृष्टि और आगे आई, उन्होंने कहा जो कामगार है हमारे कारीगर, विश्वकर्मा योजना, उनको भी तो मिलना चाहिए। अभी पीएम स्वनिधि योजना, रेडी पटरी वालों का, उनको भी तो मिलना चाहिए। और इसी आज तक के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत में 1 लाख स्टार्टअप है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 675 में 600 जिलों में स्टार्टअप आया है, लगभग 90% जिलों में। उन्होंने कहा एक जमाने में स्टार्टअप का मतलब होता था बेंगलुरु, पर अब बेंगलुरु नहीं है, सिर्फ टियर 2 सिटीज नहीं है, टियर 3 सिटीज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक हैं। ये वो है जिसे हम कहते थे उगा सूने। अंजना जी, मैं उत्तर देना चाहता हूं, पूरा कर रहे हो, आ रही हूं फौरन। ये पहुंचाया है, मगर देखने के लिए मैं देखने के लिए ये कहूंगा चरण सिंह जी, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। चश्मा उतारने को कह रहे हैं सापरा साहब वो आपको। देखिए यही भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडा यही रहता है कि उन्होंने आंकड़ों में उलझा देना है। उन्होंने चीन, अमेरिका, इटली वगैरह वगैरह तमाम सारे जो वो देश है जिनकी पर कैपिटा इनकम हमारे देश की पर कैपिटा इनकम से मैच ही नहीं हो सकती है, उनके उदाहरण देकर के ये बात करेंगे। ये बताइए कि आज हमारे देश के अंदर 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बारी क्यों आई है? आज अगर हंगर इंडेक्स हम देखें तो 125 देशों में हम 117वें स्थान पर क्यों हैं? आज वास्तव स्थिति जमीनी लेवल पर तो यही है ना कि जीवन आवश्यक वस्तुएं महंगी है। आटा, चावल, दाल, दूध, दही, सभी खाने की चीजों पर आपने जीएसटी लगा दिया है। कपड़ा, ये चप्पल से लेकर के और हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक सब चीजें महंगी हो गई हैं। ये नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना मैं सस्ता करूंगा, बहुत हुई महंगाई की मार। तो ये जनता के मूल मुद्दे ये हैं। और जिस बेरोजगारी की दर आप बता रहे हैं, पूछिए उन युवाओं को जिनके पेपर लीक होते हैं, जिनके इम्तिहान नहीं हो रहे, या जिन्होंने इम्तिहान दिया और फिर वो खारिज हो जाते हैं, चाहे वो रेलवे के इम्तिहान हो या पुलिस भर्ती के इम्तिहान हो। ऐसी तमाम सारी चीजें धरातल पर हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर नहीं है। ये उद्योगपतियों की सरकार है,
मैं मानता हूं उद्योगपतियों का आपने कॉर्पोरेट टैक्स 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया, लेकिन अन्नदाता का आप माफ नहीं कर सकते। अन्नदाता का जो विषय हो उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन चंदादाता जो है, चंदादाता को आप प्रेफरेंस देंगे। चंदादाताओं के लिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के तमाम सारी चीजें जो है उसके अंदर सहूलतें देंगे। जब जेटली जी ने ये लाया था 2017 के अंदर, तभी आरबीआई ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाई थी और इलेक्शन कमीशन ने भी पत्र लिखा था कि ये उचित नहीं होगा, लेकिन इसको लाया गया और किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से चंदा दो धंधा लो, ये जो किस्सा चला है ये सारी जनता ने देखा है। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो एजेंसियां हैं, एसबीआई जो है, बैंक जो है, वो किस तरह से सारे डेटा को छुपाना चाहता था। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो जो सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया और इनको लताड़ा और कहा एसबीआई को कि आपको गुरुवार तक 21 तारीख तक सारी चीजें आपको देनी है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, ये जनता के सामने उजागर हो चुका है कि आपका भ्रष्टाचार, आपके दौर में महंगाई, आपके दौर में बेरोजगारी, आपके दौर में आर्थिक विषमता, आपके दौर में किसानों का उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न, जो सड़कों पर खिलाड़ी महिलाएं बैठी रही हैं, मणिपुर का क्या हाल हुआ है, ये तमाम सारे मुद्दे, ये छूटने वाले मुद्दे नहीं है। ये 2024 का चुनाव जो है ये मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। एक तरफ आप मोदी प्रोजेक्शन करेंगे और विपक्ष जो है वो मुद्दे प्रोजेक्ट करेगा, जनता की आवाज। एक छोटा सा जवाब और आपसे सापरा साहब, ऐसे में आपको लगता है जब इतने गंभीर मुद्दे हैं तो ऐसे में हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, मेरी लड़ाई शक्ति से है, ये लूज बॉल साबित हुआ? क्योंकि आपको भी पता है कि बीजेपी ने कैसे इस मुद्दे को लपक लिया है और अब वो डीएमके के सनातन वाले हिंदू धर्म के अपमान के बाद इसे दूसरे सबसे बड़ा अपमान की तरह आगे अपनी रणनीति बना रहे हैं। छोटा सा जवाब। देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से कुछ कुछ चीजें, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना क्लचिंग द स्ट्रॉ, इस तरह से मुद्दे पकड़ना चाहती है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जनता इन मुद्दों पर नहीं जाने वाली है। राहुल गांधी जी ने जो शक्ति की बात करी है ना, वो उन्होंने उस शक्ति की बात की है जिस शक्ति से इस देश का सर्वनाश हो रहा है, जिस वजह से महंगाई बढ़ रही है, जिस शक्ति की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। शक्ति तो रावण में भी थी, कंस में भी थी शक्ति, लेकिन रावण को मारने के लिए प्रभु राम को आना पड़ा ना, और फिर कंस जी का सर्वनाश करने के लिए कृष्ण जी को आना पड़ा ना। शक्ति तो उनमें भी थी। तो ये शक्ति को जिस तरह से देखते हैं ये भुगतेंगे। हम जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, हम तो जनता की शक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है अरविंद जी, क्या आप सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे ही आप लोग भी हैं, या फिर चाचा ने धोखा दिया था ये एजेंडा रहेगा, या फिर कई मुद्दे वो बता रहे हैं? अंजना जी, ये अपोजिशन के सफरा साहब के लिए मैं कह रहा हूँ, गठबंधन बना नहीं, टारगेट फिक्स हुआ नहीं, सीट शेयरिंग हुई नहीं, हेलीकॉप्टर बुक हुए नहीं, रैली ग्राउंड आप लोगों ने बुक कर लिए सारे हेलीकॉप्टर भी, रैली का ग्राउंड बुक हुआ नहीं, रैलियों का शेड्यूल बना नहीं, विजन क्लियर। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो वो वहाँ यात्रा करोगे या चुनाव की तैयारी करोगे? यही तो मैं बता रहा हूँ। यात्रा भी तो लोगों से ही संपर्क है, कहीं कोई तैयारी नहीं है हमारे लिए। यात्रा क्या पाकिस्तान में कर रहे हैं? यात्रा भी तो 400 पार, इसीलिए कहा हुआ है क्योंकि जब तैयारी नहीं है, हमें पता है हमारा विपक्ष कमजोर है और जनता में हमने काम किया है। ये जनता किसकी माला जप रही है? मोदी 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 मोदी, तो 400 के पार मिलेगा। इनके पास क्या जवाब है इसका बताइए? रोज आके डिबेट करते हैं, लेकिन उसमें से निकलता क्या है? क्या निकलता है ये बताएं मुझे, क्या निकलता है इन डिबेटों से? कितने इश्यू इन्होंने बनाने की कोशिश की? राफेल ले लो, पेगासस ले लो, अडानी ले लो, 20,000 करोड़ ले लो, अडानी दोस्त ले लो, पता नहीं कितने मुद्दे बनाए। कोई किसी में कोई तथ्य निकला? किसी में कोई तथ्य निकला? कोई जनता कन्विंस हुई इनकी बात से? इसीलिए 400 पार की जो घोषणा है वो 400 सीटें हम 4 जून को आपको गिन के दिखा दें। ठीक है सर। आप सापरा साहब ठीक है, छोटा सा कमेंट। मुझे पता था राहुल जी पर इन्होंने डायरेक्टली बोला है तो आप जवाब देंगे थोड़ा ये जिस तरह से मोदी 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 करते, भाई मोदी कोई नहीं जप रहा, मोदी भक्त जप रहे और आप जप रहे। लेकिन जनता को पता है कि हमारे मुद्दों पर मोदी जी ने सारे मुद्दों को नजरअंदाज किया है। और ये मोदी जी का जो है ना, ये सत्ता जो चल रही है पिछले 10 वर्षों से, बस ये आखिरी है मेरे ख्याल से। इसके बाद में जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली, उनके जुमलों में नहीं आने वाली है, उनके भाषणों में नहीं आने वाली है, और जनता स्पष्ट निर्णय इस बार देने वाली है। अपना टारगेट तो बता दीजिए। ये तो 370 और 400 पार एनडीए कह रहे हैं, अपना टारगेट बताइए कांग्रेस का।
भाई मुझे ये बता दें कि 400 पार किस तरह से हो जाएगा। 400 पार करने के लिए 97 सीटें इनको और चाहिए, और अगर ये कहते 370, एक मिनट में मैं आ रहा हूं ना, मैं आपका उत्तर दे रहा हूं। और 370 पार करने के लिए 303 से लेकर के इनको 67 सीटें और चाहिए। करीबन 7 राज्य ऐसे हैं और 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर इन्होंने 100% इनका 2019 में रिजल्ट था। तो कहां सीटें इनकी बढ़ेंगी? कुछ राज्य, 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर इनके 90 से 95% सीटें इन्होंने जीती थी, तो कहां बढ़ेंगी? अब तो इनकी सीटें घटेंगी ना, इनकी सीटें, इनकी सीटें महाराष्ट्र में घटेंगी, इनकी सीटें बिहार में घटेंगी, इनकी सीटें पश्चिम बंगाल में घटेंगी, इनकी सीटें पंजाब में घटेंगी, इनकी सीटें केरला में घटेंगी। तो ऐसे तमाम सारे राज्य हैं। 114 सीटें तो ऐसी है साउथ के अंदर जहां पर बीजेपी का नामो निशान नहीं है, इसीलिए तो रोज प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को चिंता है कि 400 पार तो होने वाला नहीं है, इसीलिए तो राज ठाकरे जैसी छोटी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का टारगेट जो है वो जनता बताएगी। हम कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सत्ता आएगी, और जितने जनता के मुद्दे हैं जो जनता 10 वर्षों तक जो प्रताड़ित रही है उसका निवारण हम करेंगे। दोनों इश्यूज पर जवाब दीजिए। और कह रहे हैं कहां से आपका ये टारगेट है, पूरा ही नहीं होगा। वैसे 2 खंडों में, सुनिए, 2 खंडों में यत्र तत्र सर्वत्र घूमते हुए ऐसी मिक्सी घुमाई है चरण सिंह सापरा जी ने, इतना रायता बना दिया, मैं किस किस मुद्दे का क्या क्या जवाब दूं। फिर भी मुझे जितना ध्यान आ रहा है उतना मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। पहला, दक्षिण भारत में वर्तमान लोकसभा में किसके सांसद ज्यादा है, हमारे या आपके? हमारे सांसद ज्यादा है आज इस लोकसभा में, और आप चिंता मत करिए, अभी आगे आपको दिखाई पड़ेगा। मजे की बात यह है कि महंगाई और बेरोजगारी के डाटा के ऊपर, विकास के डाटा पर वो पार्टी सवाल उठा रही है जिसके वित्त मंत्री प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आईएमएफ में रहे हैं। उनको आईएमएफ के डाटा पे भरोसा नहीं। चले कोई बात नहीं, डाटा भरोसा नहीं तो मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं। यह बताइए, अभी गुजरात में सबसे बड़ा केबल का पुल बना, किसी ने बनाया थोड़ी होगा। अटल सेतु बना, सबसे बड़ा समुद्र के ऊपर का पुल मुंबई के पास, और समुद्र के नीचे सबसे बड़ी टनल मुंबई के पास बनी। तो कलकत्ता में सबसे नीचे, नदी के नीचे से टनल बनी। तो चिनाब का पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना। तो विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत बना। तो अगर सब तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने, 37 किलोमीटर प्रति सड़क बनी, और 12 किलोमीटर प्रतिदिन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे हुआ। अभी मैं आंकड़ा नहीं, अभी बता रहा हूं, अभी सुनिए तो मान्यवर। इसके बाद भी किसी को लगता है बनाया किसने होगा? ना कोई रोजगार से बनाया, ऊपर से भूत पिशाच आए होंगे और वो बना बनू के चले गए होंगे। इसीलिए कहा गया है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज मंगलवार का दिन है मान्यवर, और इसीलिए वो जब दिमाग के ऊपर वो सवार हो जाते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द निकलवाते हैं कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है। मान्यवर, मैं बताता हूं, जिस शक्ति से आप लड़ने की बात कर रहे हैं, उस शक्ति की आराधना की थी भगवान राम ने युद्ध में जाने से पहले। यह राजनीति वो है जो भगवान राम के हाथ में आती है तो शक्ति बनती है, भगवान कृष्ण के हाथ में आती है तो युक्ति बनती है, महात्मा गांधी के हाथ में आती है तो अनासक्ति बनती है, और गांधी परिवार और परिवारवादी दलों के हाथ में आती है तो संपत्ति बनती है जी। और राहुल जी जैसे नेताओं के हाथ में आती तो विपत्ति बन जाती है। और विपत्ति ये देश के लिए नहीं बनती, इनकी पार्टी के लिए विपत्ति बन जाती है। ये बेचारे अंत की तरफ बढ़ गए। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।